से आपका नेक्स्ट बार के अंदर मेरे यूट्यूब चैनल इंडिया अकेडमी में आपने का स्वागत है। दोस्तों आज की वीडियो में क्या ऐतिहासिक पुरातन लेकर के आया हूँ और मुझे ऐसी उम्मीद है कि ये वीडियो आप लोग को जरूर पसंद आएगी। इस कला की हिस्ट्री का अध्ययन करेंगे, कला के इतिहास के बारे में हम लोग समझेंगे किस तरीके से हम लोगों ने कला को पढ़ना है। ठीक है, तो अगर हम कला की हिस्ट्री की बात करें यानी कि इसमें वही पॉइंट क्लियर होंगे, यानी कि वही पॉइंट हम लोग क्लियर करेंगे जो आर्ट से रिलेटेड है, यानी कि जो कला से रिलेटेड है, कला के क्वेश्चन पेपर में आते हैं उससे रिलेटेड वही पॉइंट सिर्फ हम लोग डिस्कस करेंगे। यहाँ पर जो ऐतिहासिक काल यानी कि प्रागैतिहासिक, प्रत्यागैतिहासिक काल जो है यानी कि जो हिस्ट्री वगैरह में पूछा जाता है उससे हम रिलेटेड पॉइंट नहीं पढ़ेंगे, सिर्फ कला से ही रिलेटेड पॉइंट पढ़ेंगे। तो इतिहास को अगर हम देखें तो 3 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, एक प्रागैतिहासिक काल, प्रत्यागैतिहासिक काल और ऐतिहासिक काल। ठीक है, हिस्ट्री को हम 3 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं, यानी कि पढ़ने की दृष्टि से, यानी कि इसके समय काल को पढ़ने की दृष्टि से हम 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं। एक प्रागैतिहासिक काल हो जाएगा, प्रत्यागैतिहासिक काल हो जाएगा और ऐतिहासिक काल हो जाएगा। ठीक है, प्रागैतिहासिक काल किसे कहते हैं, यानी कि ऐसा काल, ऐसा समय। काल का मतलब क्या होता है, टाइम, समय, एज, पीरियड, यानी कि ऐसा समय जिसको हम साक्ष्यों के आधार पर यानी कि प्रमाणों के आधार पर समझते हैं, पढ़ते हैं। ठीक है, जिसको हम साक्ष्यों के आधार पर, प्रमाणों के आधार पर समझते हैं, उसको हम किस में रखते हैं, प्रागैतिहासिक काल में रखते हैं। प्रत्यागैतिहासिक काल क्या काल होता है, यानी कि इसमें क्या है, लिखित जो है चीजें मिली है लेकिन उसको पढ़ा नहीं जा सका, यानी कि इसमें चीजें लिखित तो मिली है लेकिन उसको पढ़ा नहीं जा सका, तो उसको हम किस में रखते हैं, प्रागैतिहासिक काल में रखते हैं। ऐतिहासिक काल क्या होता है, जिसका हमें लिखित प्रमाण मिलता है, जिसको हम लिखित देखते हैं, तो उसको किस में रखते हैं, ऐतिहासिक काल वो होता है। ठीक है, यानी कि प्रागैतिहासिक काल क्या होता है, साक्ष्यों के आधार पर। प्रत्यागैतिहासिक काल क्या होता है, यानी कि जिसमें लिखा तो मिला है लेकिन उसको पढ़ा नहीं जा सका। ऐतिहासिक काल क्या होता है, जिसका लिखित प्रमाण मिलता है, यानी कि लिखित रूप से हमको मिलता है। तो इस तरीके से इतिहास को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। अब हम सबसे पहले इसमें प्रागैतिहासिक काल के बारे में पढ़ेंगे, यानी कि प्रागैतिहासिक काल में चित्रकला का क्या योगदान रहा है, यानी कि चित्रकला हम कैसे पढ़ेंगे प्रागैतिहासिक काल में, उसको देखेंगे। ठीक है, तो प्रागैतिहासिक काल को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। प्रागैतिहासिक काल को भी कितने पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, पुरापाषाण काल, यानी कि 3 पार्ट्स में कौन कौन से हो जाएगा, पुरापाषाण काल, मध्यपाषाण काल और नवपाषाण काल। पुरापाषाण काल को हम क्या कहते हैं, मेगालिथिक एज भी कहते हैं, यानी कि इंग्लिश में हम क्या बोलते हैं, मेगालिथिक एज। इसको हम मध्यपाषाण को क्या बोलते हैं, मेसोलिथिक एज। और नवपाषाण काल को क्या बोलते हैं, नियोलिथिक एज, यानी कि मेगालिथिक एज, मेसोलिथिक एज और नियोलिथिक एज। अब पूरा पाषाण काल का जो टाइम पीरियड है, अगर हम रीता प्रताप की बुक से देखें तो उसका टाइम पीरियड कितना हो जाएगा, 50,000 से लेकर के 25,000, यानी इसका टाइम कितना हो जाएगा, 50,000 से लेकर के 25,000 तक इसका टाइम पीरियड रहेगा। और ये कौन सा, ईसा पूर्व है। ठीक है, ये ईसा पूर्व टाइम रहेगा, यानी कि पूरा पाषाण काल का टाइम क्या है, 50,000 से लेकर के 25,000 तक इसका टाइम पीरियड रहेगा। मध्यपाषाण काल की बात अगर हम करें तो ये 25,000 से लेकर के 10,000 तक इसका टाइम पीरियड, इसका टाइम पीरियड कितना हो जाएगा, 25,000 से लेकर के 10,000 ईसा पूर्व तक इसका टाइम पीरियड है। अगर नियोलिथिक की बात करें, नवपाषाण काल की बात करें तो इसका टाइम पीरियड कितना हो जाएगा, 10,000 से लेकर के 10,000 से लेकर के 300 ईसा पूर्व तक हो जाएगा, यानी कि इसका कितना हो जाएगा, 10,000 से लेकर के 300 ईसा पूर्व तक इसका टाइम रहेगा, 300 नहीं 3,000। ठीक, फिर से सुन लीजिए, इसका टाइम कितना रहेगा, 50,000 से 25,000 तक के। इसका टाइम कितना रहेगा, 25,000 से 10,000 तक के। फिर नवपाषाण काल का 10,000 से लेकर के 3,000 ईसा पूर्व तक के रहेगा, ये ईसा पूर्व है। ठीक है, तो इस तरीके से पुरापाषाण काल, मध्यपाषाण काल और नवपाषाण काल का टाइम भी हम लोगों ने क्लियर कर लिया। और टाइम भी पूछा जाता है, इसका थोड़ा बहुत फर्क हो सकता है, तो एग्जाम में आप देख लीजिएगा अप्रॉक्सीमेटली कितना होता है वो हमने बताया आपको, और हर बुक में अलग अलग मतलब टाइम पीरियड दिया है। ठीक है, अब हम बात करें पुरापाषाण काल और मध्यपाषाण काल और नवपाषाण काल में मतलब फर्क क्या है। अगर पुरापाषाण काल की बात करें तो इसमें क्या है, मानव जो था वो गुफाओं में रहता था और शिकार पे डिपेंड था, यानी कि अभी यहाँ पर कृषि वगैरह का प्रयोग नहीं हुआ, यानी कृषि वगैरह की खोज नहीं हुई है। यहाँ पर मानव क्या करता था, गुफाओं वगैरह में इधर उधर टहलता रहता था और शिकार पे वो डिपेंड था। और यहाँ के यानी कि पुरापाषाण काल के मानव का नाम क्या था, क्वार्टिजाइट था। यानी कि पूछा जाता है कि पुरापाषाण काल के मानव को क्या कहा जाता था, उनको क्या कहा जाता था, क्वार्टिजाइट कहा जाता था। ठीक है,
और यहाँ पर आग की खोज हो चुकी थी, यानी कि सबसे बड़ी उपलब्धि क्या थी, आग की खोज थी। तो इस तरीके से हमको क्या याद रखना है कि यहाँ मेन जो काम था वो शिकार था, यहाँ के मानव को क्या कहते थे, क्वार्टिजाइट कहते थे, और आग की खोज यहाँ पर हो चुकी थी। अब बात करते हैं मध्य पाषाण काल की। तो मध्य पाषाण काल में जो पहले थे, यहाँ पर पत्थर थोड़े से बेढंगे बेडोल थे, यानी कि गोल मटोल थे, यानी कि उस मतलब वो क्या है मतलब धारदार शार्प नहीं थे। लेकिन मध्य पाषाण काल में आते आते जो जब ये औजार जो थे, यानी कि पत्थर के औजार बनाते थे, वो कैसे कैसे छोटे और नुकीले बनाने लगे। यानी कि यहाँ पर औजार भद्दे थे और यहाँ पर औजार थोड़ी कैसे नुकीले टाइप के, यानी कि शार्प वाले होने लगे। अब यहाँ पर औजारों को क्या कहते थे, माइकोलिथिक। ठीक है, तो यहाँ पर मानव को क्वार्टिजाइट नाम दिया गया है और यहाँ के औजारों को क्या बोलते थे, माइकोलिथिक जो है कहते थे। ठीक है, तो ये पॉइंट्स क्लियर हो गए। अब हम बात करें नवपाषाण काल। तो देखते हैं, अगर हम बात करें तो नवपाषाण काल सबसे अच्छा काल माना गया है, यानी कि कहने का मतलब यहाँ पर पशुपालन मतलब शुरू हो गया था, यानी कि पशुओं को पालना शुरू हो गया था। यहाँ पर लोग बस्तियां बना करके एक झुंड में यानी कि एक साथ रहने लगे थे। अब इधर उधर लोग भटकते नहीं थे, बल्कि एक बस्ती बना करके घरों में अपने रहने लगे थे। और यहाँ के जो औजार थे वो कैसे हो गए थे, पॉलिशदार। यानी कि यहाँ के औजार क्या थे, यहाँ के औजार बेढंगे, यहाँ के नुकीले, और यहाँ के जो औजार थे यानी कि उसमें चमक वगैरह की जाने लगी थी। यहाँ पर मैंने पहले ही बता दिया, यहाँ पर लोग समूह में रहना शुरू उन लोगों ने कर लिया था, यानी कि समूह में रहने लगे थे। फिर यहाँ पर कृषि हो गया और चौक हो गया, यानी कि पशुपालन और कृषि जो है वगैरह यहाँ के मतलब व्यवसाय थे। और चाक बना के, यानी कि चाक पे क्या है करते थे ये लोग, बर्तन वगैरह बनाते थे, जिससे कि है उनको जीवन यापन करने में आसानी हो। तो इस तरीके से डे बाय डे, यानी कि ये एक दिन में नहीं हुआ, ये डे बाय डे थोड़े थोड़े चेंजेस होते रहे, और इस तरीके से हम लोगों ने प्रागैतिहासिक काल का टाइम पीरियड पढ़ा। नेक्स्ट स्लाइड पर चलते हैं। हमारा नेक्स्ट स्लाइड क्या है, अब यहाँ पर देखिए सबसे पहले औजार, यानी कि यहाँ पर जो औजार मिले हम लोगों को, तो उसको खोजा किसने था, यानी कि इस यहाँ पर जो औजार मिले उसको किसने, ब्रुसफुट नामक एक जो इंसान थे, यानी कि ब्रुसफुट नामक थे, तो उन्होंने यहाँ पर औजार की खोज की। तो ब्रुसफुट नामक विद्वान ने यहाँ की औजारों की खोज की। कब की थी, तो हमें देखना है 1863, यानी कि 1863 में की थी। ठीक है, सन याद रखना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाता है कि प्रागैतिहासिक औजारों की खोज किसने की, तो ब्रुसफुट नामक विद्वान ने की। ये पॉइंट आपको लर्न करना है, एग्जाम में पूछा गया है। और कब की थी, 1863 में की थी, यानी कि 1863 में की थी। और कहाँ पर की थी, तो मद्रास के समीप। कौन सा स्थान था, पल्लावरम। यानी कि अगर वहां पर ऑप्शन में मद्रास होगा तो हम मद्रास बताएंगे, लेकिन अगर वहां पर ऑप्शन होगा पल्लावरम तो हम पल्लावरम टिक लगाएंगे। यानी कि मद्रास के समीप एक स्थान है, कौन सा स्थान है, पल्लावरम। वहां पर औजार की खोज की किसने की, ब्रुसफुट नामक वैज्ञानिक विद्वान ने की। कब की थी, 1863 में की थी। क्लियर। नेक्स्ट है फॉसिल। ठीक है, फॉसिल क्या होता है, फॉसिल जिसको कह सकते हैं अवशेष, यानी कि जो पेड़ों के, इंसानों के जो अवशेष होते हैं उसको इंग्लिश में बोलते हैं फॉसिल। तो अगर यहाँ पर देखें तो फॉसिल की खोज किसने की थी, तो यानी कि कब हुई थी, तो ये 1865 में हुई थी, 1865 में हुई थी। और किसने खोज की थी, इसकी खोज की थी एच.वी. पाइने ने। किसने की थी, किस विद्वान ने की थी, एच.वी. पाइने ने। ये आपको ये भी नाम याद रखना है। ठीक है, तो फॉसिल की खोज 1865 में। ठीक, फॉसिल यानी कि 2 साल, यानी कि 63 में क्या हुआ, औजार की खोज हो गई, और दूसरे साल में यानी कि 2 साल के बाद 65 में जो है फॉसिल की खोज हुई। और किसने की, एच.वी. पाइने ने की। कहाँ पर की थी, गोदावरी नदी, यानी गोदावरी नदी के किनारे एक स्थान है पैथान। तो आपको ये याद रखना है, आपको पैथान। तो गोदावरी नदी के किनारे एक स्थान है पैथान, तो वहां पर फॉसिल की खोज की किसने की, एच.वी. पाइने ने की। फिर क्या है, चित्रों की खोज। अब यहाँ के जो चित्र है उनकी खोज को मतलब किसने उसको उजागर किया, कौन सबके सामने लेके आया, किसने उसकी खोज की। तो 2 इसके लिए नाम याद रखने हैं आपको। 2 नाम याद रखने, एक तो कार्लाइव और दूसरा कॉकबर्न। यानी कि दोनों ही हमको नाम लर्न रखने हैं कि कार्लाइव और कॉकबर्न ने यहाँ के चित्रों की खोज की, यानी कि प्रागैतिहासिक चित्रों को उजागर किया। फिर क्या है, जो कॉकबर्न जो विद्वान थे, कॉकबर्न की एक शोध पत्रिका थी, क्या नाम था, जर्नल ऑफ एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल। जर्नल ऑफ एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल। ठीक है, इसमें इन्होंने जो है इन चित्रों को उजागर किया। यहाँ पर कब ये जो है शोध पत्रिका प्रकाशित हुई थी, 1883 में, यानी कि 1883 में प्रकाशित कराई, जिसमें इन्होंने घोड़मंगर, यानी कि घोड़मंगर जगह है, तो घोड़मंगर से प्राप्त गेंडे का शिकार का दृश्य प्रकाशित किया है। यानी कि गेंडे के शिकार का दृश्य जो है इन्होंने
ने जर्नल ऑफ एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल पत्रिका में 1883 में प्रकाशित किया। किसने? कॉकबर्न ने। ठीक है, तो आपको ये नाम याद रखना, जर्नल ऑफ एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल। अब यहाँ पर हम देखेंगे प्रागैतिहासिक काल में जो रंग थे, यानी कि रंग योजना का कैसा था, यानी कि किस तरीके से यहाँ के लोग, यहाँ के जो आदिमानव थे, जहाँ के लोग जो थे, किस तरीके से रंगों का यूज करते थे, किस तरीके ऐसी रेखाएं करते थे, क्या किस लिए चित्र बनाते थे, यानी कि चित्र बनाने का उनका मकसद क्या था, क्यों आखिर चित्र बनाते थे, तो इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, तो हम लोग क्या देखेंगे? रंग योजना। देखिए यहाँ पर कैसे रंगों का यूज किया गया? खनिज रंग, यानी कि आज के जो केमिकल वाले रंग थे तब तो थे नहीं, तो यहाँ पर क्या है? खनिज रंगों का यूज हुआ। ठीक है, खनिज रंगों का यूज हुआ। राइटिंग पे आप ना जाइएगा क्योंकि मुझे माउस से लिखते नहीं बनता है, मैं पहले एक बार वीडियो में बता चुकी हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर जो रंग योजना थी, यानी कैसे रंगों का यूज हुआ? खनिज रंगों का यूज हुआ। और यहाँ पर रामराज, यानी कि सबसे ज्यादा जो यूज हुआ है वो किसका यूज हुआ? गेरू का। सबसे ज्यादा जो यूज हुआ है किसका हुआ? गेरू का, यानी कि लाल कलर के लिए गेरू का यूज हुआ है। लाल कलर के लिए गेरू का यूज हुआ है। ठीक है, फिर कौन सा यूज हुआ? रामराज, यानी कि गेरू लिख देते हैं यहाँ पर, एक मिनट, कहाँ है? गेरू, रामराज, रामराज, खड़िया, काजल। ठीक है, तो याद रखना है कि यहाँ पर जो प्रागैतिहासिक काल में गेरू, यानी कि लाल कलर के लिए गेरू का यूज हुआ है। रामराज किसके लिए यूज हुआ है? पीले कलर के लिए रामराज का यूज हुआ है। और खड़िया किसके लिए यूज हुआ? सफेद रंग के लिए। और काजल या कोयले का यूज किसके लिए हुआ है? काले रंग के लिए। तो गेरू, रामराज, खड़िया और काजल कलर का यूज हुआ है, जो कैसे रंग है? खनिज रंग है। ठीक है, अब अगर हम बात करें यहाँ पर जो चित्र बने हैं, तो यहाँ की जो रेखाएं हैं वो कहीं पर भी टूटी फूटी रेखाएं नहीं है, यानी कि यहाँ पर की रेखाएं जो हैं, यानी कि प्रागैतिहासिक काल की जो रेखाएं हैं, चित्रों की जो रेखाएं हैं वो कहीं पर टूटी फूटी नहीं दिखाई गई है। और यहाँ पर क्या किया गया है? यहाँ पर जो है, यानी कि इन सब कलर का यूज किया गया, ऐसे कलर का यूज किया गया। अगर हम बात करें वर्तिका की, यानी कि कूची की, ब्रश की बात करें, यानी जिससे वो ब्रश जिससे वो कलर करते थे, तो उसकी अगर बात करें तो नरकुल को काटकर कूची बनाई गई। किसको काट करके? नरकुल को काट करके कूची बनाई गई। नरकुल, ठीक है, तो नरकुल को काट करके कूची बनाई गई, जिससे रंगों को जिससे चित्रों को बनाया गया। और कहीं कहीं पे इन लोगों ने उंगलियों का भी यूज किया, यानी कि अपने हाथ का भी यूज किया है। ठीक है, तो यहाँ पर नरकुल से कलर किया गया है, रंग बनाए गए, चित्र बनाए गए हैं। हाथ की उंगलियों का भी प्रयोग किया गया है। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोगों ने क्या देखा कि गेरू, रामराज, खड़िया, काजल का यूज हुआ है। नरकुल की सहायता से चित्र बनाए गए। कहीं कहीं पे इन लोगों ने अपने हाथ का भी यूज किया, अपनी उंगलियों का भी यूज किया है। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए एक चीज ये याद रखिए कि अगर पूछा जाए प्रागैतिहासिक कला कैसी कला थी, तो ये कैसी थी? वर्णात्मक। पूछा जाता है प्रागैतिहासिक कला कैसी कला थी, तो वर्णात्मक कला थी। ठीक है, तो वर्णात्मक याद रखिएगा, वर्णात्मक कला है। ठीक है, तो प्रागैतिहासिक कला को वर्णात्मक कला के कैटेगरी में रखा जाएगा। ठीक, तो इस तरीके से हम लोगों ने चीज़ों को समझने की कोशिश की। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। ठीक है, और अगर हम पॉइंट इसके और कुछ देखते हैं कि इसमें जो है चित्र क्यों बनाते थे, आखिर यहाँ के लोग चित्र क्यों बनाते थे, तो अपने जो है अपने हृदय के भावों को शांत करने के लिए, अपने हृदय के भावों को शांत करने के लिए ये जो है आखेटों वगैरह के, इन सब के चित्र बनाते, जिससे भी अपने हृदय की मनोभावों को दर्शा सके। अपने उनके अंदर जो मनोभाव चल रहे होते हैं उनको उथल पुथल जो चल रहा होता है उसको वो शांत कर सके। इस वजह से यहाँ के लोग चित्र बनाया करते थे, ऐसा मानना है। ठीक, अब हम लोग पढ़ेंगे प्रागैतिहासिक कालीन क्षेत्र के बारे में, यानी कि यहाँ पर कौन से क्षेत्र इंपॉर्टेंट है जहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो देखिए प्रागैतिहासिक कालीन क्षेत्र में हम देखेंगे मध्य प्रदेश से चित्र मिले हैं, उत्तर प्रदेश से चित्र मिले हैं, राजस्थान से मिले हैं, बिहार से मिले हैं, उत्तराखंड से मिले और दक्षिण भारत से मिले हैं। आज हम लोग पढ़ेंगे मध्य प्रदेश के क्षेत्र के बारे में पढ़ेंगे, उनमें जो चित्र प्राप्त हुए हैं उनके बारे में हम देखेंगे। तो सबसे पहले मध्य प्रदेश में हम देखते हैं कौन कौन से क्षेत्र जो है चित्रकला की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पर
रायगढ़ है, पंचमढ़ी, होशंगाबाद है, शिवपुरी है, पहाड़गढ़ है, मंदसौर है, सिहनपुर है, बोतालदा है, भीमबेटका और भोपाल है। जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट जो क्षेत्र है कौन सा, एक तो आपका पंचमढ़ी इंपॉर्टेंट है और दूसरा आपका भीमबेटका, यानी कि ये जो है क्षेत्र बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, यानी कि इससे क्वेश्चन काफ़ी बार पूछे गए हैं, यानी कि जितने भी क्षेत्र हैं सबसे क्वेश्चन आए हैं, लेकिन जो है भीमबेटका और पंचमढ़ी से ज़्यादा क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो आप इसको जरूर ध्यान से देखिएगा। और अपने साथ आपसे रिक्वेस्ट है, यानी कि रिक्वेस्ट क्या, अगर आपको एग्जाम देना है तो आप अपने साथ कॉपी पेन लेके बैठिए, क्योंकि कुछ चीज़ें मैं ओरली बोलूँगी, आपको लिखना है, क्योंकि यहाँ पर सिर्फ मैंने चित्र लिखे हैं कि किस किस क्षेत्र में कौन कौन से चित्र पाए गए हैं, मतलब चित्र ही टाइप की है, और उसके अलावा मैं ओरल बोलूंगी, आप उसको नोट डाउन करते चलिए अपने साथ, ठीक है। तो पंचमढ़ी को अगर हम देखें तो इसका जो समय काल है वो कब का है, तो 5000 ईसा पूर्व का है, तो इसका समय काल कब का, 5000 ईसा पूर्व का है, ठीक है। अगर इसकी खोज की थी, अगर खोज की बात करें तो ये 1932 में इसकी खोज हुई थी, और किसने की थी, जी आर हंटर ने, यानी कि पंचमढ़ी का टाइम जो है वो 5000 ईसा पूर्व का माना गया है, और इसकी खोज किसने की थी, 1932 में जी आर हंटर ने इसकी खोज की थी। तो आपको हंटर को याद रखना है, हंटर से याद रखना है, हंटर यानी कि किसी को कोड़े मारते हैं, हंटर मारते हैं ना, तो हंटर की खोज हंटर ने की थी, किसकी, पंचमढ़ी, यानी कि उसकी चमड़ी उधड़ गई, हंटर से क्या कहते हैं, पिटाई एक इंसान की कर दी और उसकी क्या होगी, चमड़ी उधड़ गई, यानी कि उसकी स्किन उधड़ गई, तो मणि से याद रखना, मणि। तो हंटर ने जो है पंचमढ़ी की खोज की थी। और अगर हम बात करें 1930 यानी कि 1932 में अगर हम कहें कि पंचमढ़ी के चित्रों को किसने उजागर किया, तो जी आर हंटर ने किया था। अगर 1936 में बात हो तो किसने किया था, गार्डन ने किया था, यानी कि जी आर हंटर ने 1932 में और 1936 में गार्डन ने पंचमढ़ी के चित्रों को उजागर किया था, यानी कि सबके सामने मतलब पेश किया था, ठीक है। अब हम बात करेंगे ये यहाँ पर, यानी कि पंचमढ़ी कहाँ पर पड़ेगा, तो पंचमढ़ी जो है महादेव की पहाड़ी में स्थित है, यानी कि कहाँ पर है ये, पंचमढ़ी महादेव की पहाड़ी में स्थित है, इसको याद रखिएगा। यानी कि इसकी स्थिति मध्य प्रदेश में जो महादेव पहाड़ियाँ हैं वहाँ पर ही पाया गया है, और ये भोपाल से 70 किलोमीटर दूर है, यानी कि भोपाल से 70 किलोमीटर पंचमढ़ी की पहाड़ियाँ पाई गई हैं। फिर अगर हम बात करें यहाँ पर जो है कौन कौन से चित्र जो है इंपॉर्टेंट है उसको देखेंगे, यानी कि सांबर के आखेट, शेर के आखेट, विशालकाय बकरी, ये आपका चित्र बहुत इंपॉर्टेंट है। पूछा जाए विशालकाय बकरी का चित्र कहाँ से मिला है, तो पंचमढ़ी से मिला है। शहद एकत्र करते हुए मनुष्य, गायों को चरवाते चरवाहे, नृत्य वादन, तो ये सारे चित्र जो है पंचमढ़ी से प्राप्त है, इनको आपको याद रखना है। इन चित्रों को आप नोट कर लीजिएगा और उसको रिवीजन करिएगा, तभी आपको चीजें समझ में आएंगी। अगर हम बात करें जो सांबर के आखेट का जो चित्र है वो कहाँ पर मिला, यानी कि पंचमढ़ी के अंतर्गत भी कुछ क्षेत्र आते हैं, तो जो सांबर के आखेट का चित्र है वो कहाँ से मिला, इमली खो से, यानी कि इमली गुफा, खो मतलब गुफा, तो इमली खो से सांबर के आखेट का चित्र मिला है। तो आप इसको कैसे याद कर सकते हैं, जैसे सांबर बनाते हैं, इडली सांबर वगैरह, डोसा वगैरह बनाते हैं, तो सांबर में हम क्या करते हैं, इमली डालते हैं उसके खट्टेपन के लिए, यानी कि हम चाहते हैं कि सांभर थोड़ा सा खट्टा हो जाए तो उसमें क्या डालते हैं, इमली डालते हैं। तो आप थोड़ी सी ट्रिक क्या जो है आप उसको याद अपने दिमाग में थोड़ा सा क्लिक रहे, दिमाग में थोड़ा सा बैठ जाए, तो आप इस तरीके से याद कर सकते हैं, यानी कि सांभर से याद रख सकते हैं इमली खो। तो सांभर के आखेट कहाँ से प्राप्त है, इमली खो से प्राप्त है। इमली खो कहाँ है, पंचमढ़ी में ही है। शेर के आखेट जो प्राप्त है वो कहाँ से प्राप्त, यानी कि शेर के आखेट के जो चित्र बने हैं वो कहाँ बने हैं, ये माड़ा देव। तो याद रखिएगा माड़ा, ठीक है, देव, तो माड़ा देव से जो है शेर के आखेट के चित्र प्राप्त हैं। विशालकाय बकरी, ये कहाँ है, बाजार केव, यानी कि बाजार केव यानी कि बाजार गुफा, ठीक है, बाजार केव से विशालकाय बकरी, यानी कि बकरी को बेचने के लिए कहाँ पर हम ले गए, मार्केट में ले गए, यानी कि बाजार ले गए। बकरी को बेचने के लिए कहाँ ले गए, बाजार ले गए। इस तरीके से जो है बाजार केव से विशालकाय बकरी का चित्र प्राप्त है। फिर है शहद एकत्र करते हुए मनुष्य, यानी शहद को एकत्र करते हुए मनुष्य कहाँ मिले हैं, ये भी आपके मिले हैं पंचमढ़ी से मिले हैं, तो आप उसको याद रखिएगा। तो याद रखिएगा शहद एकत्र करते हुए जो मनुष्य है उसके लिए आपको खाली पंचमढ़ी याद रखना है, यानी कि इसका क्षेत्र नहीं याद रखना है। गायों को चरवाते चरवाहे, इसके लिए आपको पंचमढ़ी याद रखना है। और ये आपका नृत्य वादन जो है ये आपको
बहुत अच्छे से याद रखना है। यानी कि नृत्य वादन कहाँ से मिला, ये भी आपको पंचमढ़ी से मिला है। इसको हम जम्बू द्वीप भी बोलते हैं, यानी कि कहाँ पर ये जम्बू द्वीप भी बोलते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोगों ने चित्रों को पढ़ा और कुछ कुछ याद करने की कोशिश की। इसको ट्रिक नहीं कह सकते, मतलब अपने दिमाग में हम थोड़ा सा सेट कर ले इस तरीके से। तो इस तरीके से हम लोगों ने याद करने की कोशिश की। अगर हम बात करें पंचमढ़ी, तो पंचमढ़ी के अगर चित्रों की बात करें तो ये किसके समकालीन है, अल्टामीरा की गुफाओं के समकालीन माने गए हैं। पंचमढ़ी के चित्रों को अल्टामीरा के समकक्ष माने गए हैं। ठीक है, पंचमढ़ी के चित्रों को अल्टामीरा के समकक्ष माने गए हैं। अल्टामीरा, अलास्का की गुफा, कोगुल की गुफा, इसके बारे में वीडियो मैंने अपलोड कर रखा है। यानी कि यूरोपियन जो केव्स हैं, यूरोपियन जो आर्ट है, जिसमें अल्टामीरा यानी कि स्पेन की गुफा, दक्षिण फ्रांस की गुफा यानी कि उत्तरी स्पेन और दक्षिण फ्रांस में जो गुफाएं पाई गई हैं यूरोप महाद्वीप में, तो उसके बारे में वीडियो अपलोड हो चुका है। वो आप उसको देख लीजिएगा, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है नेट के लिए। और छापा कला का भी वीडियो अपलोड हुआ है, उसको भी आप देख लीजिएगा। ठीक है, तो नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। देखिए, मैंने कुछ चित्र ले रखे हैं, उसके बारे में हम लोग देखते हैं। चित्र में जैसे कि ये यहाँ पर भीमबेटका का चित्र दिया हुआ है। यहाँ पर कौन सा दिया है, भीमबेटका। अभी भीमबेटका हम लोगों ने नहीं पढ़ा, पंचमढ़ी ही पढ़ा है, तो भीमबेटका पढ़ेंगे अभी। तो भीमबेटका का चित्र देख लीजिए, शिकार नृत्य, ये आपका जो है भीमबेटका का चित्र है। तो इस तरीके से यहाँ पर बुक में बना था, जिसको मैंने जिसकी फोटो मैंने यहाँ पर क्लिक करके लगा दी है। फिर यहाँ पर पंचमढ़ी के चित्र है कौन सा, जम्बू द्वीप। अभी मैंने बताया था जम्बू द्वीप वाला यानी कि नृत्य वादन वाला जो चित्र है, ये यहाँ पर पंचमढ़ी से प्राप्त है। यानी कि पंचमढ़ी से जम्बू द्वीप नृत्य वादन का चित्र प्राप्त है। तो इस तरीके से ये चित्र बना है। ठीक है, फिर ये कौन सा चित्र बना हुआ है, एक मिनट, हाँ, ये हमारा पंचमढ़ी, ये भी पंचमढ़ी से प्राप्त है। और शहद एकत्र करते हुए, यानी कि शहद एकत्र करते हुए यहाँ पर दिखाया गया। यहाँ पर जो है ये देखिए इंसान है, एक ये बैठा हुआ है और यहाँ पर ये क्या कर रहे हैं, शहद एकत्र कर रहे हैं। तो इस तरीके से ये चित्र जो है हमें कहाँ से प्राप्त है, तो ये हमें चित्र पंचमढ़ी से प्राप्त है। और ये वाला चित्र आपका भीमबेटका का है, यानी कि ये सब है कहाँ पर, मध्य प्रदेश में ही है। तो इस तरीके से हम लोगों ने इन चित्रों को समझा, यानी कि देखा। अगर आपको चीजें समझ में आ रही हो तो मेरे वीडियो को लाइक भी करते चलिए, शेयर भी करते चलिए। अब हम लोग देखेंगे होशंगाबाद, यानी कि होशंगाबाद भी आपका एमपी में पड़ेगा। यानी कि होशंगाबाद आपका कहाँ पड़ेगा, एमपी में ही पड़ेगा, क्योंकि अभी हम लोग क्षेत्र किसके पढ़े, एमपी के पढ़ रहे हैं, यानी कि मध्य प्रदेश के पढ़े। उसके बाद जो सेकंड वीडियो आएगा उसमें हम उत्तर प्रदेश के क्षेत्र पढ़ेंगे। देखिए, ये आपको बोरिंग हो सकता है, लग रहा हो, लेकिन ये चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आपको पढ़ना ही पड़ेगा। ठीक है, तो होशंगाबाद की अगर हम बात करें तो ये कहाँ पर है, यानी कि यहाँ पर चित्र कौन कौन से इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में हम लोग देखते हैं। ठीक है, होशंगाबाद को पढ़ने से पहले हम लोग पंचमढ़ी के कुछ और पॉइंट डिस्कस कर लेते हैं। कुछ पॉइंट रह गए, वो भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। तो पीछे चलते हैं हम लोग, पीछे एक मिनट, तो हम लोग पीछे चलते हैं। तो यहाँ पर आपको ये याद रखना है, जो पंचमढ़ी में जो कलर्स का यूज हुआ वो याद रखना है। तो कौन कौन से, यानी कि लाल और पीले कलर की बहुलता पाई गई है। लाल और पीले कलर की बहुलता पाई, यानी कि सबसे ज्यादा यूज किसका हुआ है, लाल और पीले रंगों की अधिकता पाई गई है। तो पूछा जाए कि पंचमढ़ी में किन रंगों की अधिकता पाई गई है, तो लाल और पीले कलर की अधिकता पाई गई है। ठीक है, और यहाँ पर जो चित्र मिले हैं वो 3 स्तर के चित्र हैं। यहाँ पर जो चित्र मिले हैं वो 3 स्तर के चित्र मिले हैं, ये भी आपको याद रखना है। पंचमढ़ी में 3 स्तर के चित्र प्राप्त हैं। पहले स्तर में क्या है, चीजें तख्ती नुमा और डमरू नुमा बनी हुई है। यानी कि पंचमढ़ी में जो पहले स्तर में जो चीजें हैं वो कैसी बनी हुई, तख्ती नुमा, यानी कि चीजें मतलब इतनी अच्छे चित्र नहीं बने हुए हैं। और ठीक है, तो पंचमढ़ी में जो पहले स्तर में क्या है, चीजें डमरूनुमा और तख्तीनुमा पाए गए। और दूसरे स्तर में चीज जो बने हैं चित्र वो कैसे हैं, वो आपके थोड़े से उसमें जो है जो ओजपूर्ण लिए असंतुलित टाइप के चित्र पाए गए हैं। ठीक है, इसमें तख्तीनुमा और इसमें असंतुलित टाइप के चित्र पाए गए हैं। और तीसरे स्तर में जो है सामाजिक जो है, ठीक है, सामाजिक जीवन से संबंधित चित्र पाए गए हैं। तो पहले में क्या हो जाएगा, तख्तीनुमा डमरूनुमा चित्र पाए गए हैं, यानी कि तख्तीनुमा डमरूनुमा चित्र पाए गए हैं। दूसरे में क्या है, जो ओजपूर्ण एवं असंतुलित चित्र पाए गए हैं। और तीसरे में क्या है, यानी कि सामाजिक जीवन से संबंधित चित्र पाए गए हैं। कहां पर, पंचमढ़ी में। तो 3 स्तर के चित्र हो गए, 2 कलर हो गए, लाल पीले कलर हो गए। ठीक है, और समकक्ष भी बता दी कितने मतलब किसके समकक्ष पाए गए हैं। और स्वास्तिक पूजा का श्रेष्ठ चित्र बनिया बेरी से भी मिलता है। ठीक है, यहाँ पर स्वास्तिक जो चिन्ह होता है, जो स्वास्तिक पूजा वाला जो चिन्ह होता है, जो शायद शुभ के लिए लगाया जाता
जाता है, ठीक है, शुभ के लिए बनाया जाता है, शुभ माना जाता है, तो वो कहाँ से मिलता है, यानी कि पंचमढ़ी से। पंचमढ़ी में कहाँ से मिलता है, बनिया बोरी से मिलता है। तो इस तरीके से ये कुछ चीजें रह गई थी, तो वो हम लोगों ने कर लिए डिस्कस। अब यहाँ पर ये रायगढ़ रह गया था, तो रायगढ़ को सिर्फ आपको इतना याद रखना है कि रायगढ़ में कौन कौन से क्षेत्र आते हैं, सिर्फ आपको इतना याद रखना है कि ये ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं था, इसीलिए हम इसके बारे में कुछ पॉइंट नहीं लिखे, ठीक है। तो रायगढ़ में कौन कौन से क्षेत्र आ जाएंगे, एक तो सिहनपुर आ जाएगा, खैरपुर आ जाएगा, कबरा पहाड़ आ जाएगा, नवागढ़ आ जाएगा, बोतालदा आ जाएगा और खरासी आ जाएगा। तो ये चित्र क्या हो जाएंगे, रायगढ़ के चित्र हो जाएंगे। अब हम लोग इसके बारे में पढ़ेंगे, अब हम लोग पढ़ेंगे नेक्स्ट जो है मतलब होशंगाबाद के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। तो होल्ड करिए, ठीक है। तो होशंगाबाद में हम लोग क्या पढ़ेंगे, देखिए होशंगाबाद में सबसे पहले पढ़ेंगे होशंगाबाद, ये जो है यानी कि ये कहाँ पर है, इसको देखेंगे कहाँ पर है। तो होशंगाबाद ये क्या है, 45 मील दूर, किसमें, 45 मील दूर, 1 मिनट, 45 मील दूर ये जो है पंचमढ़ी से कितनी दूर है, 45 मील दूर। यानी कि ये जो आपका होशंगाबाद है ये पंचमढ़ी से 45 मील दूर जो है नर्मदा नदी घाटी है, ठीक है। वहां पर आदमगढ़ की पहाड़ी है, कौन सी पहाड़ी, आदमगढ़ की, आदमगढ़ की पहाड़ी है, वहां पर ये होशंगाबाद पड़ता है। फिर से सुनिए, 45 मील दूर, किससे 45 मील दूर, पंचमढ़ी से, ठीक है। और नर्मदा नदी घाटी में आदमगढ़ की पहाड़ियां हैं, वहां पर जो है होशंगाबाद पड़ता है, ठीक है। अब इसकी अगर हम बात करें, इस यानी कि खोज किसने की थी, तो खोज किसने की थी, मनोरंजन घोष ने, यानी कि इसकी खोज किसने की थी, मनोरंजन घोष ने इसकी खोज की थी। कब की थी, 1922 को, यानी कि 1922 को घोष ने, कौन से घोष ने, मनोरंजन घोष ने इसकी खोज की थी, ठीक है। और मनोरंजन जो घोष थे वो कहाँ के थे, ये बंगाल के थे, आप याद रखिएगा, ये कहाँ के थे, ये आपके बंगाल के थे। तो होशंगाबाद चित्रों की खोज किसने की थी, 1922 में मनोरंजन घोष ने की थी, और ये कहाँ के थे, ये बंगाल के थे। ये कहाँ पर है, आदमगढ़ की पहाड़ी के पास है। और इसमें क्षेत्र कौन कौन से आ जाएंगे, यानी कि होशंगाबाद के अंतर्गत कौन कौन से क्षेत्र आ जाएंगे, तो आदमगढ़ आ जाएगा, बूंदनी आ जाएगा और रहेला आ जाएगा, ठीक है। सॉरी, आदमगढ़, बूंदनी और रहेली जो क्षेत्र जो है होशंगाबाद के अंतर्गत आते हैं। अब इसकी देखेंगे विशेषताएं क्या है, ठीक है, यानी कि इसमें किस तरीके के चीजें, मतलब क्या क्या और अलग से पॉइंट क्या है उसको देखेंगे। तो होशंगाबाद में 6 स्तर के चित्र पाए गए। अभी हम लोगों ने पढ़ा था पंचमढ़ी, तो पंचमढ़ी में जो है 3 स्तर के चित्र पाए गए हैं, यानी कि 3 स्तर के चित्र हैं। और होशंगाबाद में कितने स्तर के चित्र हैं, 6 स्तर के चित्र पाए गए हैं, ठीक है। यहाँ चित्र क्षेपांकन पद्धति से बने हैं। यहाँ पर जो चित्र बने, होशंगाबाद में जो चित्र बने हैं वो क्षेपांकन, जिसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, स्टेंसिल, यानी कि स्टेंसिल से बने हैं, यानी कि क्षेपांकन पद्धति से होशंगाबाद में चित्र जो है बने हैं, ठीक है। फिर क्या याद रखना है हमको, यहाँ के चित्र याद रखना है। यहाँ पर के चित्र कौन कौन से इंपॉर्टेंट है, यानी कि जिराफ ग्रुप, यहाँ पर जो जिराफ ग्रुप का चित्र है ये इंपॉर्टेंट है, यानी कि जिराफ ग्रुप का चित्र होशंगाबाद में पाया गया। मोर तथा वन देवी का चित्र, छलांग लगाते हुए बारासिंघा का चित्र, 4 धनुर्धारी, ठीक है, यानी धनुष को लिए हुए, हल्के पीले रंग का हाथी, यानी कि ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यानी कि हल्के पीले रंग का हाथी कहाँ से मिला है, होशंगाबाद में मिला है। अब इसको आप कैसे याद रख सकते हैं, देखिए हाथी या तो सफेद होता है या तो पीला होता है, लेकिन उनके होश उड़ गए कि उन्होंने कलर कौन सा लगा दिया उसमें, पीले, यानी कि उनके इतने होश उड़ गए थे उन्होंने पीले रंग का हाथी बना दिया। तो पीले रंग का हाथी कहाँ से मिलेगा, होश उड़ गए, यानी कि होशंगाबाद से पीले रंग का हाथी मिलेगा। फिर आखिर कौन सा चित्र है इनका, महामहिष का अंकन, यानी कि महामहिष, महामहिष मतलब भैंसे, यहाँ पर महामहिष का अंकन मिला है, भैंसे का अंकन भी प्राप्त है। तो इस तरीके से चीजें हम लोगों ने समझी। होशंगाबाद में क्षेत्र देख लिया, क्षेत्र कौन सा था, यानी कि ये आपका जो है नर्मदा नदी घाटी हो जाएगा, ठीक है। और खोज किसने की थी, मनोरंजन घोष ने की थी। विशेषताएं हम लोगों ने देख ली, इसकी विशेषताएं क्या क्या थी ये हम लोगों ने देख ली, और यहाँ पर चित्र देख लिए। अब हम लोग देखेंगे पहाड़गढ़, यानी कि दूसरा क्षेत्र कौन सा है, पहाड़गढ़, ठीक है। एक एक क्षेत्र इंपॉर्टेंट है। तो पहाड़गढ़ में आपको सिर्फ याद रखना है, चित्र याद रखना है कि यहाँ पर कौन सा चित्र मिला है। यहाँ पर मानव आकृतियां मिली है जो किस पे सवार है, घोड़ों पर, ठीक है, घोड़ों पर सवार है, हाथी पर सवार है, साथ में तीर भाले वगैरह धनुषों से युक्त है, यानी कि इन सब चीजों का मतलब इन सब चीजों से भरे हुए जो है मानव मिले हैं, यानी कि घोड़ों पर सवार मानव है, इंसान जो है इंसानों के चित्र मिले हैं, मानव के चित्र मिले हैं, व्यक्तियों के चित्र मिले हैं जो घोड़ों पर सवार है, हाथी पर सवार है, तीर वगैरह का यूज किया हुआ, यानी कि इन सब चीजों से लबालब चित्र मिले हैं। तो इस तरीके से पहाड़गढ़ में हमको क्या याद रखना है, चित्र ये जो है याद रखना है। अगर इसकी हम देखें ये कहाँ पर है, तो ये पहाड़गढ़ आपका कहाँ पड़ेगा, ये ग्वालियर से 150 किलोमीटर दूर,
ठीक है, ग्वालियर से 150 किलो, यानी कि ग्वालियर से कितना दूर है ये, 150 किलोमीटर। याद रखिए कि किलोमीटर की बात हो रही है। ग्वालियर से 150 किलोमीटर दूर मोरेना जनपद में है। कहाँ पर ये पहाड़गढ़, मोरेना, लिख देते हैं मोरेना। तो मोरेना क्या है, ये जनपद है। ठीक, मोरेना जनपद में ये पहाड़गढ़ मतलब है। ठीक है, प्राप्त नहीं मतलब है। ठीक है, तो 150 किलोमीटर ग्वालियर से ये दूर है पहाड़गढ़, और मोरेना जनपद लगता है। ठीक, तो ये चीजें क्लियर हो गई। नेक्स्ट स्लाइड पर चलते हैं। हमारी नेक्स्ट स्लाइड क्या है, अब हम लोग देखेंगे मंदसौर। तो मंदसौर की क्या मतलब स्थिति है, यानी कि मंदसौर ये कहाँ पर पड़ता है। तो ये मंदसौर जो पड़ता है ये मोरी नामक जगह पे पड़ता है। कौन से स्थान पे पड़ता है, मोरी। मोरी यानी कि मोरी को आप मोर से याद रख सकते हैं। मंदसौर माँ से मोरी, मंदसौर मोरी। मंदसौर यानी कि मोर जो है क्या करता है, मंद मंद जो है मुस्का के डांस करता है, नाचता है, इस तरीके से आप याद रख सकते हैं। तो मंदसौर ये मोरी नामक जगह पर जो मंदसौर जो है गुफाएं प्राप्त हैं। और इसमें कितनी गुफाएं हैं, लगभग 30 पहाड़ियां, यानी कि 30 गुफाएं, 30 पहाड़ी गुफाएं प्राप्त हैं। मंदसौर में 30 पहाड़ी गुफाएं प्राप्त हैं। ठीक है, ये आपकी याद रखना है। मंदसौर जगह कहाँ पड़ेगा, मोरी नामक जनपद में मोरी नामक स्थान पे पड़ेगा। और जो जिला कौन सा पड़ेगा, ये मंदसौर जिला ही है। और 30 पहाड़ियां यहाँ पर प्राप्त हैं। यहाँ पर कुछ चित्र मैंने लिए हैं जो आपको याद रखने हैं। यहाँ पर स्वास्तिक चित्र, चक्र, सूर्य, सर्वतोभद्र, अष्टदल, कमल, पीपल की पत्तियों के प्रतीकात्मक चिन्ह मिले हैं। ठीक है, यानी कि ये चित्र कैसे हैं, प्रतीकात्मक चित्र है, ये याद रखिएगा। फिर देहाती बांस से बनी गाड़ियां, यहाँ पर ये जो है बांस है, तो यहाँ पर ये चित्र याद रखिएगा। यहाँ पर देहाती जो यानी कि बांस से बनी गाड़ियां यहाँ पर प्राप्त हैं। ठीक है, कौन सी गाड़ियां प्राप्त है, बांस से बनी पहाड़ियां यहाँ पर प्राप्त हैं। 1 मिनट नीचे कर लेते हैं इसको। तो इस तरीके से याद रखिएगा, यहाँ पर बांस से बनी जो है गाड़ियां प्राप्त हैं। ये वाला ये जो पॉइंट है ये आपको याद रखना है। नृत्य रथ मानव, यानी कि नृत्य करता हुआ मानव मिला है। पशुओं को हाँकते गवाले, यानी कि पशुओं को जो है जो चरवाहे होते गवाले हैं, ये सब हाँकते हुए कहाँ पर मिले, मंदसौर में मिले हैं। तो इस तरीके से आपको चित्र इसमें कौन कौन से याद रखने, एक तो ये आपका देहाती बांस से बनी गाड़ियां, ये वाला चित्र आपको बहुत अच्छे से याद रखना है। और ये आपका जो है पशुओं को हाँकते गवाले वाला याद रखना है। और ये मानव वाला जो नृत्य कर रहे हैं, डांस कर रहे हैं, ये वाला चित्र आपको याद रखना है। कुछ चित्र हैं वो आपको 100% याद रखने हैं। नेक्स्ट में चलते हैं। नेक्स्ट कौन सा हमारा, सिहनपुर है। 1 मिनट रुकिए। नेक्स्ट हमारा क्या है, सिहनपुर है। अब हम सिहनपुर के बारे में चीजें देखेंगे कि सिहनपुर कहाँ पड़ता है और यहाँ पर जो है इसके चित्र कौन कौन से इंपॉर्टेंट हैं। ठीक है, अब सिहनपुर की जो स्थिति है ये हम देखेंगे, यानी कि ये कहाँ पर पड़ेगा आपका, तो ये पड़ेगा जो है ये भी मध्य प्रदेश में पड़ेगा। और ये किस नदी के पास पड़ेगा, माड़ नदी के पास। किस नदी के पास पड़ेगा, ये माड़ नदी के पास पड़ता है, यानी कि माड़ नदी के किनारे ये पड़ेगा। कौन सी नदी, माड़ नदी। 1 मिनट कलर चेंज कर लेते हैं। ठीक है, तो ये कौन सी नदी हो जाएगी, माड़ नदी हो जाएगी, उसके किनारे पड़ता है। इसकी खोज किसने की थी, 1910 में किसने की थी, एंडरसन ने की थी। डब्ल्यू एंडरसन ने सिहनपुर के चित्रों की खोज की थी, यानी उनको चित्रों को उजागर किया था। किसने, एंडरसन ने। डब्ल्यू एंडरसन ने 1910 में सिहनपुर के चित्रों की खोज की थी। ये पड़ेगा कहाँ आपका, ये माड़ नदी के किनारे पड़ता है। ठीक है, अब अगर 1910 की बात करें, यहाँ पर लिख देते हैं 1910 की बात करें तो डब्ल्यू एंडरसन थे। अगर 1913 में अगर बात करें, 1913 में किसने इसको हाईलाइट किया था, तो 1913 में जो है अमरनाथ ने हाईलाइट किया था। किसने, अमरनाथ ने हाईलाइट किया था। और अगर हम बात करें 1917 में, तो 1917 में कौन हो जाएंगे, पर्सी ब्राउन, यानी कि ब्राउन जो हो जाएंगे, पर्सी ब्राउन। ठीक है, तो फिर से सुन लीजिए, 1910 में कौन हो जाएंगे, एंडरसन। 1913 में हो जाएंगे अमरनाथ। और 1917 में हो जाएंगे पर्सी ब्राउन, जो है यहाँ पर हो जाएंगे। यानी कि इनके चित्रों को खोज करने का श्रेय इन 3 लोगों को मेन जाता है। फिर यहाँ के चित्र देखें, यहाँ पर चित्र कौन कौन से इंपॉर्टेंट है, तो यहाँ पर द्वार पर असभ कंगारू, यानी कि द्वार पर या दरवाजे पर क्या बने, असभ कंगारू बने हैं। ठीक है, घायल भैंसे का चित्र है, सूंड उठाए हाथी है, घायल भैंसा है। ठीक है, यहाँ पर 2 बार लिख गया है घायल भैंसा। ठीक है, एक ही है। आखेट दृश्य मिले हैं। तो इस तरीके से यहाँ पर कौन कौन से चित्र हो जाएंगे, तो यहाँ पर कंगारू का चित्र हो जाएगा इंपॉर्टेंट, घायल भैंसा हो जाएगा, सूंड उठाए हाथी हो जाएगा और आखेट के दृश्य हो जाएंगे। तो इस तरीके से सिंघनपुर में ये चीजें हम लोगों ने पढ़ी।
अब हम लोग पढ़ेंगे बोतालदा के बारे में, यानी कि दूसरा क्षेत्र कौन सा, नेक्स्ट क्षेत्र कौन सा, बोतालदा। तो बोतालदा में आपको क्या याद रखना है, यहाँ पर के सिर्फ चित्र याद रखना है, यानी कि इसमें कौन से चित्र मिले हैं। तो हिरन का चित्र, छिपकली का चित्र, जंगली भैंसे का चित्र। तो छिपकली का चित्र आपको याद रखना है। छिपकली का चित्र कहाँ मिला है, बोतालदा में। बोतालदा कहाँ, ये भी आपका एमपी में ही है। सारे क्षेत्र हम लोग कहाँ के पढ़ रहे हैं, एमपी के पढ़ रहे हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग यूपी के क्षेत्र पढ़ेंगे, थर्ड वीडियो इसका आएगा, क्योंकि एक ही वीडियो में मैं नहीं बनाऊंगी, ठीक है। तो एमपी के क्षेत्र पढ़ने हैं, फिर इसके बाद हम लोग यूपी के क्षेत्र जो है नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे। तो यहाँ पर के कौन कौन से चित्र इंपॉर्टेंट है, तो यहाँ पर का छिपकली वाला जो चित्र है ये आपको याद रखना है। फिर जो ये आपका भीमबेटका है, तो इसको भी बहुत अच्छे से तैयार करिए कि भीमबेटका बहुत इंपॉर्टेंट है। तो भीमबेटका की स्थिति कहाँ पर हो जाएगी, तो ये भी आपका मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश में आपका कहाँ हो जाएगा, ये भोपाल से 40 किलोमीटर दक्षिण में है, यानी कि भीमबेटका जो है भोपाल से 40 किलोमीटर कहाँ है, दक्षिण में है, ठीक है, साउथ में है, ठीक है। तो भोपाल से 40 किलोमीटर दूरी पर भीमबेटका की गुफाएं पड़ती हैं। और क्या कहते हैं, इसमें भीमबेटका की गुफाएं पड़ती हैं, यानी कि पहाड़ी पड़ती हैं। और इसकी खोज किसने की थी, वाकड़कर ने। भीमबेटका की खोज किसने की थी, वाकड़कर ने इसकी खोज की थी, ठीक है। तो यहाँ लिख देते हैं वाकड़कर। तो वाकड़कर ने भीमबेटका की खोज की थी। कब खोज की थी, 1900 यानी कि 1958 से 1959, ठीक है, 1958 से 1959 आपको ये सन याद रखना है। 1958 से 1959 तक 59 में वाकड़कर ने भीमबेटका की खोज की थी, ठीक है। और ये जो वाकड़कर थे, ये थे कौन, तो ये प्रोफेसर थे। कहाँ के प्रोफेसर थे, ये उज्जैन विश्वविद्यालय के प्रोफेसर थे, यानी कि विश्वविद्यालय जो उज्जैन का विश्वविद्यालय था वहां के वाकड़कर जो है प्रोफेसर थे। अब यहाँ से कितनी गुफाएं प्राप्त हैं, ये हमको ध्यान रखना है कि यहाँ पर कितनी गुफाएं प्राप्त हैं। तो यहाँ पर 600 गुफाएं प्राप्त हैं। कितनी गुफाएं प्राप्त हैं भीमबेटका में, तो यहाँ पर 600 गुफाएं प्राप्त हैं, जिसमें 275 में ही चित्र प्राप्त हैं। 600 गुफाएं भीमबेटका में प्राप्त हैं, जिसमें 275 में ही चित्र प्राप्त हैं। और यहाँ के भी जो चित्र हैं वो 2 स्तर के प्राप्त हैं, यानी कि 2 स्तर के यहाँ पर के भी चित्र प्राप्त हैं। प्रथम स्तर में क्या है और द्वितीय स्तर में कौन से चित्र हैं, इसको देखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर गुफाएं 600 याद रखिएगा, ये क्वेश्चन पूछा गया, इसीलिए मैं बार बार रिपीट कर रही हूँ। यहाँ पर गुफाएं 600 प्राप्त है, जिसमें 275 में ही भीमबेटका में मतलब चित्र मिले हैं। फिर यहाँ पर देखेंगे कि यहाँ पर 2 स्तर के जो चित्र हैं, कौन कौन से चित्र हैं, इसको देखेंगे। तो इसमें प्रथम स्तर में कौन कौन से चित्र आ जाएंगे, प्रथम स्तर में क्या आ जाएंगे, हिरन, बारहसिंगा, ये आपका सुअर, रीछ, जंगली भैंसा, घोड़े, हाथी, अश्वधारी घुड़सवार, यानी अश्वधारी जो घुड़सवार है, ये भी क्या है, ये प्रथम स्तर में आती है। ये सब जो आते हैं ये आपके प्रथम स्तर में आते हैं। प्रथम स्तर में कौन कौन से आते हैं, फिर से सुनिए, हिरन, बारहसिंगा, सुअर, रीछ, जंगली भैंसा, घोड़े, हाथी, अश्वधारी, घुड़सवार, ये जो है प्रथम स्तर में चित्र आते हैं। द्वितीय स्तर में, सेकंड स्तर में, ठीक है, द्वितीय स्तर में कौन कौन से चित्र आ जाएंगे, इसमें मानव को अंतरंग मित्र के रूप में, यानी कि इसमें मानव को मित्र के रूप में दिखाया गया है। आखेट करते हुए दिखाया गया, कृषक बने हैं, गवाले बने हैं, यानी कि गाय भैंसों को चराते हुए गवाले बने हैं। तो इस तरीके से सेकंड स्तर में क्या है हो जाएगा, मानव को मित्र के रूप में दिखाया गया है, आखेटों का चित्र वगैरह दिखाया गया है, ठीक है। तो ये सब चीजें हम लोगों ने पढ़ी। हाँ, एक चीज आपको याद रखनी, 2003 में जो है यूनेस्को ने इसको विश्व धरोहर सूची में शामिल किया था, ठीक है। 2003 में यूनेस्को ने इसे विश्व धरोहर सूची में शामिल किया था। तो इस तरीके से हम लोगों ने भीमबेटका के बारे में पढ़ा और समझा।